नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। आपने अक्सर सुना होगा कि अगर पुलिस चाह ले किसी अपराधी को पाताल से भी ढूंढ सकती है। हालांकि अपराधी को पकड़ने के बाद भी कई बार गुत्थी नहीं सुलझती, खासकर जब मामला किसी बड़े नेता की हत्या से जुड़ा हो। अमेरिका के एक राष्ट्रपति की हत्या का रहस्य 60 साल से अनसुलझा है। यूरोप के एक प्रधानमंत्री के हत्यारे का सुराग 37 साल बाद भी नहीं मिल पाया है। आखिर क्यों? इसी की पड़ताल करने के लिए हमने बनाई है ये स्पेशल टेली सीरीज हत्या, द ट्रैप्ड ट्रूथ्स, जिसके पहले एपिसोड में देखिए शूट आउट, शैडोज ऑफ अनार्की, इक्वाडोर के एक नेता की हत्या की कहानी, जिसके हत्यारों को पकड़ने के बाद भी इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि हत्या का मकसद क्या था। नौ अगस्त 2023, क्विटो, इक्वाडोर। समय शाम 6:20। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर की राजधानी क्विटो। खोजी पत्रकार से नेता बने फर्नांडो विलाविसेंशियो क्विटो शहर के उत्तरी हिस्से में चुनाव रैली करके बाहर निकले। फर्नांडो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे और एक महीने पहले ओपिनियन पोल में 13% से ज्यादा लोगों के समर्थन के दम पर वो 8 उम्मीदवारों में दूसरे नंबर पर थे। समर्थकों और सुरक्षा कर्मियों से घिरे फर्नांडो अपनी गाड़ी में बैठने ही वाले थे कि गोलियों की आवाज से भगदड़ मच गई। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक फर्नांडो खून से लथपथ गिरे पड़े थे। उनके सिर में 3 गोलियां लगी थी। फर्नांडो को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों के लिए कुछ बचा नहीं था। फर्नांडो की मौत हो चुकी थी। इस ऐलान के साथ ही क्विटो की पुलिस ने दावा किया कि जवाबी गोलीबारी में हमलावर भी मौके पर ही मारा गया। राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग से 11 दिन पहले फर्नांडो विलाविसेंशियो की हत्या की जानकारी इक्वाडोर के राष्ट्रपति गिलेर्मो लासो ने दी। उसके साथ ही ये ऐलान भी हो गया कि फर्नांडो की हत्या का राष्ट्रपति चुनाव पर कोई असर नहीं होगा। वोटिंग पहले से तय तारीख पर ही होगी। फर्नांडो के समर्थक चुनाव भूल चुके थे। उनके जहन में एक ही सवाल था कि हत्या किसके इशारे पर और क्यों हुई। ये आसान सा दिखने वाला सवाल कितना पेचीदा है, ये समझने के लिए आपको इक्वाडोर का हाल और फर्नांडो की गुजरी जिंदगी की कहानी बताते हैं। फर्नांडो ने इक्वाडोर के पड़ोसी देश कोलंबिया की यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता का कोर्स किया था, लेकिन पढ़ाई के बाद वो 1995 में राजनीति में उतर गए। उन्होंने लेफ्ट विंग के कुछ नेताओं के साथ मिलकर अपनी पार्टी बना ली। 1996 में फर्नांडो ने इक्वाडोर की सरकारी तेल कंपनी में नौकरी की और मजदूर यूनियन के नेता बन गए। सत्ता के खिलाफ उनके तीखे तेवरों से तंग आकर 1999 में उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। कुछ दिन पिज्जा की दुकान चलाने के बाद फर्नांडो ने पत्रकारिता शुरू की। खोजी पत्रकार के तौर पर उन्होंने इक्वाडोर में भ्रष्टाचार की पोल खोलनी शुरू की, जिससे वो नेताओं और अफसरों के निशाने पर आ गए। ये आरोप भी लगा कि फर्नांडो विदेशी ताकतों के इशारे पर काम कर रहे हैं। इक्वाडोर उन दिनों इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया का अड्डा बन चुका था। पड़ोसी देश पेरू और कोलंबिया से कोकेन की स्मगलिंग के लिए इक्वाडोर के समुद्री रास्तों का इस्तेमाल हो रहा था और तस्करों के बीच गैंग वॉर की चपेट में इक्वाडोर बुरी तरह फंस चुका था। फर्नांडो अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में लगातार ये दावा कर रहे थे कि भ्रष्ट सरकार ने ड्रग्स माफिया से हाथ मिला लिया है। इसी बीच एक और घटना हुई। 30 सितंबर 2010, क्विटो, इक्वाडोर। इक्वाडोर में सेना और पुलिस के ढेर सारे अधिकारियों ने विद्रोह कर दिया। इक्वाडोर की संसद पर विद्रोही जवानों ने कब्जा कर लिया। तत्कालीन राष्ट्रपति राफेल कोरिया ने कुछ घंटों में हालात संभाला, लेकिन फर्नांडो ने जो पार्टी 1995 में बनाई थी, उसका आरोप था कि इक्वाडोर की सरकार निकम्मी है। फर्नांडो की पार्टी और इक्वाडोर के पत्रकारों का दावा था कि तख्ता पलट की साजिश के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का हाथ था, जिसके एजेंट साल 2008 से ही इक्वाडोर की सेना और पुलिस में घुसपैठ कर चुके थे। इसके बाद फर्नांडो विलाविसेंशियो इक्वाडोर की सरकार के टारगेट पर आ गए। उन्हें 18 महीने जेल की सजा सुनाई गई। फर्नांडो ने अमेरिका में शरण मांगी, लेकिन उन्हें
मायूस होकर इक्वाडोर लौटना पड़ा। इक्वाडोर में वो अंडरग्राउंड हो गए और बाहर तब आए जब सजा की मियाद खत्म हो चुकी थी। उसी के बाद फर्नांडो राजनीति में सक्रिय हो गए। साल 2017 में फर्नांडो को राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश की गई। कानून की मदद से वो चुनाव लड़े लेकिन हार गए। चुनाव हारते ही फर्नांडो को जासूसी करने और देश को बेइज्जत करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। वो इक्वाडोर से फरार होकर पेरू चले गए और अपने खिलाफ लगे आरोपों के रद्द होने के बाद ही वापस लौटे। साल 2021 में फर्नांडो इक्वाडोर के संसदीय चुनाव में जीतकर संसद पहुंचे। भ्रष्टाचार और संगठित अपराध को मुद्दा बनाकर वो आम लोगों में तेजी से लोकप्रिय होते जा रहे थे। 2 सितंबर 2022 को फर्नांडो ने आरोप लगाया कि रात में 10 बजे उनके घर पर फायरिंग की गई, जिसमें वो, उनकी पत्नी और बच्चे बाल बाल बच गए। जनवरी 2023 में इक्वाडोर के राष्ट्रपति गिलेर्मो लासो पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। उन आरोपों को इक्वाडोर की संवैधानिक अदालत ने मंजूरी दी तो राष्ट्रपति लासो के खिलाफ 16 मई को महाअभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई। यहाँ भी बड़ा बवाल फर्नांडो के नाम पर ही हुआ। विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि फर्नांडो महाअभियोग की प्रक्रिया में रोड़े अटका रहे हैं। अगले दिन यानी 17 मई 2023 को राष्ट्रपति लासो ने इक्वाडोर की संसद भंग कर नए चुनावों का ऐलान कर दिया। चुनाव प्रचार में अपनी हत्या से एक दिन पहले फर्नांडो ने सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी जो एक तेल कंपनी से संबंधित थी। कुछ दिन पहले फर्नांडो ने शिकायत की थी कि उन्हें मेक्सिको से ऑपरेट करने वाले ड्रग्स तस्करों के गिरोह सिनालोआ कार्टेल से लगातार धमकियां मिल रही हैं। फर्नांडो के परिवार और समर्थकों को मालूम था कि उनकी जान के दुश्मन राजनीति में भी हैं, सत्ता में भी और संगठित आपराधिक गिरोहों की भी खूनी नजर फर्नांडो पर है। इक्वाडोर की सरकार और राजनेताओं को संदेह से बाहर निकालने के फर्नांडो की हत्या के कुछ ही घंटों के अंदर ये दावा किया गया कि ये दुस्साहस कोलंबिया के आपराधिक गिरोह की है, जिसके 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बीच इक्वाडोर के एक आपराधिक गिरोह लॉस लोबास के नाम से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें फर्नांडो की हत्या की जिम्मेदारी इस गैंग ने कबूल की। लेकिन जल्द ही पता चल गया कि ये दावा झूठा है। जिस हत्याकांड में इक्वाडोर की सरकार कोलंबिया के गिरोह का हाथ बता रही है, उसमें लोकल गैंग के नाम से वीडियो जारी होने का एक ही मतलब निकाला जा रहा है कि फर्नांडो की हत्या का पूरा सच शायद कभी बाहर नहीं आएगा। इसकी वजह भी जान लीजिए। 7 जुलाई 2021 पोर्ट ऑ प्रिंस, हैती, समय आधी रात 1 बजे। हैती के तत्कालीन राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस को राष्ट्रपति भवन में ही गोलियों से भून दिया गया। हमले में उनकी पत्नी घायल हुई और कोई नहीं। इसकी जांच हैती से अमेरिका तक हुई। दावा किया गया कि अमेरिका में मौजूद हैती के कारोबारी ने कोलंबिया से 28 शूटरों को राष्ट्रपति की हत्या के लिए पैसे दिए थे। हैती की सरकार और अमेरिका की जांच एजेंसियों ने कुछ आरोपियों को पकड़कर केस सॉल्व कर दिया, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था कि राष्ट्रपति भवन में जब कोलंबिया से आए शूटर्स गोलियां बरसा रहे थे, तब राष्ट्रपति भवन के सुरक्षाकर्मी कहां थे। किसी हाई प्रोफाइल मर्डर में अगर आरोपी पुलिस की कस्टडी में मार दिया जाए तो इसका एक ही मतलब होता है कि या तो आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत नहीं थे या फिर पुलिस ने फर्जी केस बनाया था। अमेरिका में ऐसा ही हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति की दिन दहाड़े हत्या हुई। हत्यारा 1 घंटे के भीतर पकड़ा गया और 48 घंटे के अंदर पुलिस की कस्टडी में उसकी भी हत्या हो गई। 5 साल बाद राष्ट्रपति के छोटे भाई की भी हत्या हो गई और इस बार भी सवाल यही था कि हत्या का मास्टरमाइंड कौन था। 60 साल से अमेरिका को परेशान कर रहे उसी सवाल पर देखिए हमारा ये एपिसोड, कैनेडी फाइल्स, श्राउडेड इन मिस्ट्री। बाईस नवंबर 1963, डालास, टेक्सास, अमेरिका। समय दिन के 11:40।
अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी अपनी पत्नी जैकलीन कैनेडी के साथ डालास लव फील्ड एयरपोर्ट से डालास मार्केट सेंटर के लिए रवाना हुए। माना जा रहा था कि राष्ट्रपति कैनेडी अगले चुनाव के लिए अपना प्रचार अभियान यहीं से शुरू करने वाले हैं। लिहाजा उनके लिए एक खुली लिमोजीन कार तैयार थी ताकि आम लोग राष्ट्रपति कैनेडी को ठीक से देख सकें। दोपहर 12:30 बजे राष्ट्रपति कैनेडी की कार डालास के डीली प्लाजा पहुंची। अचानक गोलियों की आवाज गूंजी और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही कार की पिछली सीट पर बैठे राष्ट्रपति कैनेडी लुढ़क गए। उनके सिर के पिछले हिस्से में गोली लगी थी। अगले आधे घंटे बाद पार्कलैंड मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बताया कि राष्ट्रपति कैनेडी का निधन हो चुका है। दिन दहाड़े अमेरिका के राष्ट्रपति की हत्या, ये खबर पूरी दुनिया को दहलाने के लिए काफी थी। अमेरिका की पुलिस और जांच एजेंसियों को शक था कि राष्ट्रपति पर गोली एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से चलाई गई। इमारत की तलाशी लेने पर 3 खाली कारतूस मिले और एक सुराग, जिसके आधार पर संदिग्ध हमलावर को 45 मिनट के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया। राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या के आरोप में पकड़े गए आदमी का नाम था ली हार्वे ओसवाल्ड। अमेरिकी नौसेना की नौकरी के बाद ओसवाल्ड कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़ा था और कुछ समय वो सोवियत संघ में बिता चुका था। इसलिए मान लिया गया कि ली हार्वे ओसवाल्ड ही कैनेडी का हत्यारा है। डालास पुलिस और FBI के एजेंट्स ओसवाल्ड से उसका जुर्म कबूल करवाने में जुटे, लेकिन वो राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या से इनकार करता रहा। इसे एक अपराधी की चाल समझा गया, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। 24 नवंबर 1963, डालास पुलिस मुख्यालय, समय दिन में 11:21। राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या के आरोपी ओसवाल्ड को पुलिस वाले सिटी जेल ले जाने के लिए निकले। मीडिया की भीड़ थी। तभी एक आदमी ओसवाल्ड की तरफ बढ़ा और उसने बिल्कुल नजदीक से ओसवाल्ड के पेट में गोली मार दी। एक पुलिस अफसर ने गोली मारने वाले को पहचाना। उसका नाम जैक रूबी था, जो डालास के एक नाइट क्लब का मालिक था। ओसवाल्ड के पकड़े जाने पर राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या का जो केस सुलझा हुआ मान लिया गया था, वो हत्या के आरोपी ओसवाल्ड के मारे जाने के बाद उलझता चला गया। अमेरिकी मीडिया और आम लोगों का मानना था कि राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या में 1 से ज्यादा लोग शामिल थे। चर्चा ये भी थी कि राष्ट्रपति कैनेडी पर 1 से ज्यादा लोगों ने गोली चलाई, जबकि जांच एजेंसियों का दावा था कि गोली सिर्फ ओसवाल्ड ने चलाई और राष्ट्रपति को सिर्फ 1 गोली लगी थी। साल 1969 में न्यू ऑर्लिन्स की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जिम गैरिसन ने दावा किया कि राष्ट्रपति कैनेडी को 1 नहीं बल्कि 2 गोलियां लगी थी, एक सिर के पीछे और दूसरी सामने से। उनके सिर में सामने से जो गोली लगी वो घास वाले टीले से चलाई गई थी और उसी गोली से राष्ट्रपति कैनेडी की मौत हुई। इस खुलासे के बाद तो राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या की जांच पर सवाल उठाने का सिलसिला चल निकला। साल 1979 में अमेरिकी संसद की जांच कमेटी ने मान लिया कि कैनेडी हत्याकांड की जांच में FBI से काफी चूक हुई है। ये भी मान लिया गया कि राष्ट्रपति कैनेडी पर 2 हत्यारों ने 4 गोलियां चलाई थी। लेकिन अमेरिकी संसद की कमेटी भी लोगों को ये नहीं समझा पाई कि कैनेडी की हत्या के पीछे साजिश किसकी थी और मकसद क्या था। इसे 20वीं सदी का सबसे बड़ा रहस्य माना गया और 1000 से ज्यादा किताबें लिखकर ये साबित करने की कोशिश की गई कि कैनेडी की हत्या के पीछे बहुत बड़ी साजिश थी, जिस पर अमेरिका की जांच एजेंसियां ही पर्दा डालने में जुटी थीं। 5 जून 1968, एम्बेसडर होटल, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, अमेरिका। समय आधी रात 12:15 बजे। अमेरिका में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या का रहस्य अभी अनसुलझा ही था कि 5 साल बाद एक और वारदात हुई। जॉन एफ कैनेडी के छोटे भाई रॉबर्ट कैनेडी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बनने की रेस में थे। उसी सिलसिले में वो लॉस एंजलिस पहुंचे थे।
होटल के बॉल रूम में भाषण खत्म करने के बाद रॉबर्ट केनेडी अपने समर्थकों और मीडिया के लोगों की ओर बढ़े। तभी एक युवक ने पॉइंट ब्लैंक से उनका गोली मार दी। लोगों ने हमलावर को पकड़ने की कोशिश की तो उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी में 5 और लोग घायल हो गए। बड़ी मुश्किल से हमलावर पकड़ा गया, जिसकी पहचान 25 साल के फिलिस्तीनी नागरिक सिरहान के रूप में हुई। लॉस एंजलिस पुलिस और FBI की जांच का नतीजा यही निकला कि सिरहान ने रॉबर्ट केनेडी की हत्या इसलिए की क्योंकि वो इजराइल को समर्थन देने वाले अमेरिका से नफरत करता है। लेकिन जॉन एफ कैनेडी की तरह उनके भाई की हत्या की जांच भी सवालों में घिर गई। सबसे बड़ा सवाल यही था कि फिलिस्तीन से आए सिरहान को अमेरिका में हथियार कैसे मिल गया। साल 2006 में अमेरिका के एक फिल्म मेकर शेन ओस्लुविन ने दावा किया कि रॉबर्ट केनेडी की हत्या के समय होटल में CIA के कम से कम 3 अधिकारी मौजूद थे। एक थ्योरी ये भी पेश की गई कि रॉबर्ट केनेडी पर गोली चलाने वाला सिरहान अकेला नहीं था। अमेरिकी जांच एजेंसियों ने ऐसी किसी थ्योरी को नहीं माना। सिरहान पर रॉबर्ट केनेडी की हत्या का दोष साबित हुआ। उसे मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। किसी देश के प्रधानमंत्री की बीच सड़क पर हत्या हो जाए और पुलिस या खुफिया एजेंसियां हत्यारे को पकड़ ना पाए तो इसे आप क्या कहेंगे? पुलिस का निकम्मापन या साजिश? स्वीडन की जांच एजेंसियों पर 37 साल से कलंक बनकर चिपकी एक हत्या की कहानी। देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड षड्यंत्र, साइफर्स ऑफ क्राइम। अट्ठाईस फरवरी 1986, स्टॉकहोम, स्वीडन। समय रात 8:30। स्वीडन के प्रधानमंत्री ओलफ पाल्मे अपनी पत्नी लिज़बेथ के साथ अपने सरकारी आवास से निकले। कोई सिक्योरिटी साथ में नहीं थी, क्योंकि निजी जिंदगी में ओलफ पाल्मे अक्सर ऐसा ही करते थे। अपने आवास से प्रधानमंत्री पाल्मे अपनी पत्नी के साथ ग्रैंड सिनेमा में कॉमेडी फिल्म द मोज़ार्ट ब्रदर्स देखने जा रहे थे। फिल्म देखने का प्लान अचानक बना था। प्रधानमंत्री ओलफ पाल्मे के बेटे मार्टिन भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जा रहे थे। उन्होंने ही अपनी मां लिज़बेथ को साथ चलने के लिए कहा, तो लिज़बेथ के साथ स्वीडन के प्रधानमंत्री भी निकल पड़े। 28 फरवरी 1986, ग्रैंड सिनेमा, स्टॉकहोम, स्वीडन। समय रात 11:21। फिल्म देखने के बाद ओलफ पाल्मे, उनकी पत्नी लिज़बेथ, बेटा मार्टिन और मार्टिन की गर्लफ्रेंड सिनेमा हॉल से बाहर निकले। मार्टिन और उनकी गर्लफ्रेंड अपने अपार्टमेंट के लिए रवाना हो गए, जबकि प्रधानमंत्री पाल्मे अपनी पत्नी के साथ उस मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़े जहां से उनके आवास के लिए मेट्रो ट्रेन जाती थी। वो कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि एक आदमी उनके नजदीक आया और उसने पॉइंट ब्लैंक रेंज से, यानी बहुत नजदीक से, प्रधानमंत्री ओलफ को गोली मार दी। उसने दूसरी गोली उनकी पत्नी लिज़बेथ पर चलाई और कुछ सेकंड में ही एक गली में गुम हो गया। वहां मौजूद लोगों ने हत्यारे को जाते हुए देखा, लेकिन उसका चेहरा किसी को ठीक से नजर नहीं आया। राहगीरों ने पुलिस को फोन किया। 10 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री ओलफ और उनकी पत्नी को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक स्वीडन के प्रधानमंत्री ओलफ पाल्मे की सांसें थम चुकी थी। उनकी पत्नी की पीठ में गोली लगी थी, लेकिन वो खतरे से बाहर थी। क्राइम सीन से स्टॉकहोम पुलिस को यह पता चला कि प्रधानमंत्री की हत्या में .357 मैग्नम रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस को शक था कि हत्यारे के पास चोरी के रिवॉल्वर रही होगी। स्वीडन के थानों का रिकॉर्ड खंगालने पर मालूम हुआ कि ओलफ पाल्मे की हत्या से 2-3 महीने पहले 10 रिवॉल्वर चोरी हुई है। इसमें एक रिवॉल्वर फिल्म मेकर आर्ने सेक्सडॉर्फ की थी और चोर पकड़ा जा चुका था। गंभीर रूप से बीमार उस चोर ने मरने से पहले बताया कि उसने चोरी के रिवॉल्वर क्रिस्टर पीटरसन नाम के आदमी को बेच दी थी। पुलिस ने क्रिस्टर पीटरसन को आसानी से ढूंढ लिया, जो हत्या के मामले में कुछ महीने पहले ही जेल से छूटा था। ओलफ पाल्मे की हत्या का केस हल हो चुका था।
कम से कम स्वीडन की सरकार को यही लगा। आरोपी पीटरसन को ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए सजा भी सुना दी, लेकिन 3 साल बाद 1989 में हाई कोर्ट ने क्रिस्टर पीटरसन को बरी कर दिया, क्योंकि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। मामला प्रधानमंत्री की हत्या से जुड़ा था, लेकिन क्रिस्टर पीटरसन के बरी होने के बाद पुलिस के सामने ना तो कोई संदिग्ध था और ना ही कोई सुराग। जांच चलती रही, जांच अधिकारी बदलते रहे, लेकिन किसी के पास बताने के लिए कुछ नहीं था। और स्वीडन में ओलफ पाल्मे की हत्या ऐसा रहस्य बन गई जिसमें हर किसी के पास हत्या से जुड़ी षड्यंत्र की अपनी कहानी थी। कहानी भी कैसी कैसी। ओलफ पाल्मे की हत्या के 10 साल बाद दक्षिण अफ्रीका के पूर्व पुलिस अधिकारी ने दावा किया कि ओलफ पाल्मे की हत्या में दक्षिण अफ्रीका के जासूसों का हाथ था, क्योंकि हत्या से 7 दिन पहले ओलफ पाल्मे ने नेल्सन मंडेला की पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का समर्थन करते हुए रंगभेदी सरकार की आलोचना की थी। भारत के साथ बोफोर्स तोप का सौदा भी ओलफ पाल्मे की सरकार ने किया था। इसलिए स्वीडन के इतिहासकार जॉन बॉडेनसन ने 2005 में एक किताब लिखकर ओलफ पाल्मे की हत्या को बोफोर्स कांड से जोड़ा, जिसे स्वीडन की सरकार ने ही मनगढ़ंत बताया। अमेरिका के एक बिजनेसमैन ने स्वीडन के प्रधानमंत्री की हत्या को CIA की साजिश बताया। रिचर्ड ब्रेनेक नाम का वो अमेरिकी बिजनेसमैन पहले CIA का एजेंट था। 1995 में जर्मनी के एक अखबार ने दावा किया कि ओलफ पाल्मे को स्वीडन के ही दक्षिणपंथी सोच वाले पुलिस अधिकारियों ने मार दिया। लगभग 34 साल तक स्वीडन के PM ओलफ पाल्मे की हत्या की जांच चली। साल 2016 तक इस जांच पर 3 करोड़ 80 लाख यूरो खर्च हुए, लेकिन हत्या का रहस्य नहीं सुलझा। 10 जून 2020 को प्रोसिक्यूशन अथॉरिटी ने स्कैंडियामैन नाम के एक रहस्यमय इंसान को ओलफ पाल्मे का हत्यारा माना, लेकिन जिस स्टिग एंगस्ट्रॉम पर स्कैंडियामैन होने का शक था, वो साल 2000 में ही मर चुका था और उस पर भी जांच अधिकारियों को सिर्फ शक था। कोई सबूत जांच एजेंसियों के पास नहीं था। लोकतंत्र में नेताओं को जनता के बीच रहना होता है, इसलिए उनकी जान पर खतरा भी ज्यादा होता है। तानाशाहों के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो अपने वफादारों के घेरे में रहते हैं और वफादारों पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करते। फिर भी 44 साल पहले दक्षिण कोरिया के एक तानाशाह की हत्या हो गई। हत्यारा पकड़ा गया, उसके बाद भी तानाशाह की हत्या का रहस्य क्यों नहीं सुलझा? देखिए हमारा ये एपिसोड छलनी, द लिंगरिंग सीक्रेट। 15 अगस्त 1974, नेशनल थिएटर ऑफ कोरिया, सियोल, दक्षिण कोरिया। समय सुबह 10:23। दक्षिण कोरिया का स्वतंत्रता दिवस था। 1961 में तख्ता पलट करके सत्ता में आए तीसरे राष्ट्रपति पार्क chung hee राजधानी सियोल के नेशनल थिएटर में अपनी पत्नी युक संग सू के साथ मौजूद थे। अचानक हॉल में मौजूद उत्तर कोरिया से हमदर्दी रखने वाले एक शख्स ने रिवॉल्वर से गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस हमले में राष्ट्रपति पार्क chung hee बच गए, लेकिन हमलावर की गोली से उनकी पत्नी युक यंग सू बुरी तरह घायल हो चुकी थी। गोली चलाने वाला जापान में पैदा हुआ उत्तर कोरिया मूल का मुन से-ग्वांग था। उसे मौके पर ही दबोच लिया गया। अपनी पत्नी को अस्पताल भिजवाने के बाद राष्ट्रपति पार्क ने अपना भाषण जारी रखा। वो जब अस्पताल पहुंचे तब तक उनकी पत्नी का निधन हो चुका था। इस हमले के बाद राष्ट्रपति पार्क chung hee की सुरक्षा बढ़ा दी गई। खुद दक्षिण कोरिया की सेना के जनरल रह चुके पार्क chung hee को भरोसा था कि उनकी सुरक्षा का घेरा कोई नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन 5 साल बाद 26 अक्टूबर 1979, ब्लू हाउस, राष्ट्रपति भवन, सियोल, दक्षिण कोरिया। समय रात के लगभग 10 बजे। राष्ट्रपति पार्क chung hee अपने सरकारी आवास के परिसर में ही कोरियन सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी KCIA के सेफ हाउस में स्पेशल डिनर के लिए पहुंचे। महीने में कम से कम 10 बार ऐसा डिनर होता था जिसमें पार्क chung hee के वफादार अधिकारी ही शामिल होते थे। डिनर के दौरान राष्ट्रपति पार्क ने दक्षिण कोरिया में अपने खिलाफ चल रहे आंदोलन की चर्चा की।
वो केसीआईए के डायरेक्टर किम जे ग्यू पर इस बात के लिए भड़क गए कि आंदोलनकारियों पर सख्ती क्यों नहीं बरती जा रही। फटकार सुनने के बाद डायरेक्टर किम डाइनिंग हॉल से बाहर निकले। वो थोड़ी देर बाद लौटे तो उनके हाथ में रिवॉल्वर थी। केसीआईए के डायरेक्टर किम ने पहले राष्ट्रपति के सिक्योरिटी चीफ चा ली चुल के पेट में गोली मारी और फिर राष्ट्रपति पार्क जुंग ही के सीने और सिर में 2 गोलियां उतार दी। मौके पर ही राष्ट्रपति पार्क की मौत हो गई। पहले यही माना गया कि केसीआईए के डायरेक्टर किम ने आवेश में आकर राष्ट्रपति की हत्या की है, लेकिन जल्द ही खुलासा हुआ कि ये साजिश थी जिसमें केसीआईए यानी दक्षिण कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसी के कई अधिकारी शामिल थे। उन सबको गिरफ्तार किया गया, ट्रायल चला और केसीआईए के डायरेक्टर किम समेत सभी को मौत की सजा सुना दी गई। लेकिन दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति पार्क की हत्या का भूत हमेशा जिंदा रहा। ये सवाल वहां सत्ता के गलियारों में गूंजता रहा कि राष्ट्रपति पार्क के वफादार इंटेलिजेंस चीफ ने ही उनको क्यों मारा। कोई इसे तख्ता पलट की कोशिश बताता रहा तो बहुत से लोगों का मानना था कि केसीआईए के डायरेक्टर किम को अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए ने मोहरा बनाया, क्योंकि राष्ट्रपति पार्क तानाशाही चला रहे थे और अमेरिका चाहता था कि दक्षिण कोरिया में लोकतंत्र बहाल हो। सीआईए की साजिश वाली थ्योरी को इसलिए भी हवा मिली क्योंकि केसीआईए के डायरेक्टर की हैसियत से किम की मुलाकात सियोल सीआईए के स्टेशन चीफ रॉबर्ट ब्रूस्टर से अक्सर होती थी, लेकिन उन दोनों की बातचीत का ब्यौरा अमेरिका ने कभी सार्वजनिक नहीं किया। जापान दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में एक है। वहां किसी भी आदमी के लिए हथियार खरीद पाना बेहद मुश्किल है। फिर भी एक मामूली से आदमी ने खुद तमंचा बनाकर सरेआम भीड़ के बीच पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या कर दी। हत्यारा पकड़ा गया, उसने हत्या की वजह भी बता दी। फिर भी लोगों को क्यों लगा कि हत्या के पीछे कोई साजिश है? इसी का जवाब देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड सूर्यास्त, लॉस्ट इन साइलेंस। पंद्रह अप्रैल 2023, वाकायामा, जापान। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा वाकायामा शहर में चुनावी सभा करने पहुंचे थे। उनका भाषण अभी शुरू ही हुआ था कि धमाके की आवाज के साथ धुआं फैल गया। सुरक्षा कर्मियों ने बिना देर किए एक 24 साल के युवक को दबोच लिया। शक था कि उसी ने विस्फोटक फेंका है। इस धमाके में कोई घायल नहीं हुआ। प्रधानमंत्री किशिदा ने अपना भाषण जारी रखकर लोगों को सुरक्षा के लिए बेफिक्र करने की कोशिश की, लेकिन तब तक जापान के लोगों को वो दिन याद आने लगा जब उनके देश में शांति और सुरक्षा का सूर्यास्त हो गया था। 8 जुलाई 2022, यामातो साइदाइजी स्टेशन, नारा, जापान। समय दिन में 11:30। जापान में संसद के ऊपरी सदन के लिए चुनाव हो रहे थे। खराब सेहत की वजह से 2 साल पहले ही जापान के पीएम पद से इस्तीफा दे चुके शिंजो आबे अपनी पार्टी का प्रचार करने नारा शहर पहुंचे। यहां एक रेलवे स्टेशन के बाहर शिंजो आबे नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे। करीब 40 साल का एक शख्स कब शिंजो आबे के पीछे जाकर खड़ा हो गया, ये किसी को पता नहीं चला। अचानक तेत्सुआ यामागामी नाम के उस आदमी ने देसी तमंचा निकाला और शिंजो आबे को निशाना बनाकर गोली चला दी। पहली गोली मिस हो गई, लेकिन दूसरी गोली पीठ की तरफ से शिंजो आबे के दिल में धंस गई। शिंजो आबे के हत्यारे को मौके पर ही पकड़ लिया गया। उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि वो शिंजो आबे से नहीं बल्कि यूनिफिकेशन चर्च नाम के एक धार्मिक संगठन से नफरत करता है। जापान में यूनिफिकेशन चर्च सामूहिक विवाह कराने के लिए चर्चा में रहा है
और शिंजो आबे भी यूनिफिकेशन चर्च से प्रभावित थे, इसलिए तेत्सुआ यामागामी ने उनकी हत्या कर दी। ओपन एंड शट केस था। हत्यारा गिरफ्त में था, हत्या की वजह बता चुका था, लेकिन बहुत से लोगों को इस कहानी पर भरोसा नहीं हुआ। उन्हें शक था कि शिंजो आबे की हत्या के पीछे जापान के याकुजा गैंग का हाथ हो सकता है। याकुजा यानी जापानी माफिया, जिनके साथ शिंजो आबे की पुरानी दुश्मनी थी। साल 2002 में शिंजो आबे के घर पर याकुजा गैंग ने पेट्रोल पंप से हमला भी किया था। शिंजो आबे की हत्या में याकुजा गैंग का हाथ होने का शक इसलिए भी जताया गया क्योंकि जिस नारा शहर में उनकी हत्या हुई, वहां जापान के सबसे ताकतवर याकुजा गैंग यामागुची गुमी का दबदबा रहा है। शिंजो आबे की हत्या करने वाला तेत्सुआ भी नारा का ही रहने वाला है। यह भी याकुजा पर संदेह की वजह थी, लेकिन तेत्सुआ यामागामी का किसी याकुजा गिरोह से संबंध होने के सबूत नहीं मिले। जापान की पुलिस ने मान लिया कि शिंजो आबे की हत्या उसने अकेले ही की, जिसका मुकदमा अभी लंबित है। किसी नेता का कद जितना बड़ा होता है, उसके ज्ञात और अज्ञात दुश्मनों की संख्या भी उतनी ही ज्यादा होती है। ऐसे किसी कद्दावर नेता की हत्या हो जाए तो साजिश का जाल तोड़ना किसी भी जांच एजेंसी के लिए आसान नहीं होता। भारत में 32 साल पहले हुई एक हत्या की कहानी, जिसके साजिश की कहानियां सरहद के पार तक फैल गई। देखिए टेली सीरीज का एपिसोड रक्त रंजित, द फेटल बिलीफ। 2 अक्टूबर 1986, राजघाट, दिल्ली। समय सुबह 6:55। प्रधानमंत्री राजीव गांधी अपनी पत्नी सोनिया गांधी के साथ महात्मा गांधी की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे। थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह भी वहां पहुंच गए और उसी के बाद धमाकों की आवाज आने लगी। करीब 5 मिनट में 3 धमाके। एसपीजी, दिल्ली पुलिस और एनएसजी के कमांडो ने राजीव गांधी और बाकी सभी वीआईपी को सुरक्षा घेरे में लेकर जवाबी फायरिंग शुरू की। तभी राजघाट पर बनी एक कैनोपी के पीछे से एक युवक ने सरेंडर करने का ऐलान किया। उसका नाम करमजीत सिंह था। जांच में पता चला कि करमजीत सिंह 1984 के सिख विरोधी दंगों का पीड़ित था और राजीव गांधी पर उसी ने कट्टे से फायरिंग की थी। 10 महीने बाद 30 जुलाई 1987, कोलंबो, श्रीलंका। श्रीलंका में एलटीटी विद्रोहियों के खिलाफ शांति सेना भेजने के बाद राजीव गांधी कोलंबो पहुंचे। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था। तभी एक सैनिक ने राजीव गांधी पर राइफल की बट से हमला किया। ऐन मौके पर राजीव गांधी झुक गए, लिहाजा राइफल की बट उनके सिर के बजाय कंधे पर लगी। 21 मई 1991, श्री पेरम्बदूर, कांचीपुरम, तमिलनाडु। समय रात 10:10। भारत से लेकर श्रीलंका तक चौतरफा दुश्मनों से घिरे राजीव गांधी पर ये अंतिम हमला था। एलटीटी की मानव बम धनु समर्थक बनकर राजीव गांधी की चुनावी सभा में पहुंची। इस आत्मघाती हमले में राजीव गांधी समेत 15 लोग मारे गए। राजीव गांधी के शव की शिनाख्त भी उनके जूतों से हो पाई। जैन आयोग के रिपोर्ट में ही राजीव गांधी की हत्या में डीएमके नेता एम करुणानिधि पर संदेह की सुई घूमी तो फिर सियासी बवाल मचा। कांग्रेस ने इसी के बाद 1998 में इंद्र कुमार गुजराल की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। साल 2012 में राजीव गांधी हत्याकांड की जांच में शामिल रहे एक सीबीआई अधिकारी ने दावा किया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के आला अधिकारियों ने राजीव गांधी हत्याकांड से जुड़े सबूत छिपाने की कोशिश की थी। सीबीआई की शुरुआती जांच में इसका जिक्र भी था, लेकिन एसआईटी चीफ के निर्देश पर ये केस भी दफन हो गया। और ये सवाल भी कि राजीव गांधी की हत्या की साजिश का सच क्या है।